नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जब अचानक दिल्ली गए तो कहा यह जाने लगा कि दिल्ली में नीतीश कुमार आखिर क्यों गए हैं। कयास लगाए जाने लगे कि अभी अभी तो उनकी मुलाकात हुई है दो बार 2 दिनों के अंदर में नरेंद्र मोदी से। उसके बाद भी नीतीश कुमार का पीछे पीछे दिल्ली जाना कहीं कोई राजनीतिक घटनाक्रम तो नहीं है। बाद में पता चला कि नीतीश कुमार एक निजी कार्यक्रम में गए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो गई कि वहाँ पर उनके साथ निशांत नज़र आए। उनके पुत्र निशांत उस कार्यक्रम में उनसे पहले वहाँ पहुँच चुके थे। इसके बाद तो चर्चाओं के बाज़ार में खूब भाव उछलने लगे। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से ये फैसला लेने वाले हैं कि बिहार में अब उनकी जगह पर कोई दूसरा होगा। हालांकि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चर्चा खूब हो रही थी, लेकिन निशांत ने एक बार फिर से इस बात को लेकर के असमंजस पैदा कर दिया कि वो राजनीति में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं ले रहे हैं, न उनका इंटरेस्ट है। तो फिर बार बार निशांत को क्यों लाया जा रहा है बाहर? इन सभी बातों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा नीतीश कुमार की राजनीति का वो पहलू जो अब तक अनछुआ रहा है। आज हम आपको उन्हीं सब बातों को लेकर के ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आ रहा है और नीतीश का उत्तराधिकारी फाइनल हो गया है तो क्या वो नाम तेजस्वी चिराग प्रशांत का नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये आउट हो चुके हैं। इन्हें नीतीश कुमार से विरासत में नहीं बल्कि छीनने पर मिल सकता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह को भी झटका लगा है। तो झटका तो इसके अलावा और भी कई लोगों को लगा है। लगभग 1 दर्जन ऐसे नाम हैं जिनको झटका लगा है। 90 के दशक से अगर देखें तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जिस तरह से सामाजिक समीकरण बैठा करके एक साथ आए थे, उस वक्त का नज़ारा था कि यदुवंशी का दूध, कहा यह जाता था कि यदुवंशी का दूध और कुशवंशी का चावल अगर मिला दिया जाए तो खीर बन जाएगा। इस नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा यह जाने लगा कि इसके लिए ब्राह्मणों से चीनी लेंगे। तो सामाजिक समीकरण के नए इस स्लोगन में कई नाम और आए। चौधरी जी का तुलसी, पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों से सूखे मेवे लेकर के स्वादिष्ट खीर बनाए जाने की बात शुरू हो गई और ये काम भी कर गई। खीर तो बनी, लालू प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया और आगे की रणनीति के लिए एक समझौता किया गया। स्वादिष्ट खीर का स्वाद सभी ले सकेंगे, इस बात को कहते हुए आगे बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसी सरकार बनाने की कल्पना के साथ सामाजिक समीकरण और समाजवाद को एक पलड़े में रखकर एक दूसरे को सुशासन, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई थी। जिस समझौते की बात कही जाती है, यदि वो सही है तो उसके अनुसार यादव के बाद बिहार की गद्दी लौह कुश को हस्तांतरित करनी थी। पर लालू प्रसाद कुर्सी मिलते ही सब भूल गए। नीतीश कुमार ने विद्रोह कर दिया और अलग हो गए। फिर अपनी पार्टी बनाई जिसे 15 साल लग गए लालू प्रसाद को गद्दी से उतारने में। नीतीश कुमार को लौह कुश समाज ने अपना नेता स्वीकार कर लिया था। कहानी की असली स्क्रिप्ट लिखी गई जाने से पहले आपको बता दें कि लौह कुश समीकरण को एक सामाजिक शब्द के रूप में मान्यता मिल गई थी। जैसे लालू प्रसाद ने अपने शासनकाल में एमवाई समीकरण को गढ़कर सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बना लिया, उसी तरह से लौह कुश को मजबूत जो कृषक समाज था उसको राजनीतिक प्रयोग के लिए बिहार की राजनीति में जोड़ दिया गया। यह समाज गठबंधन की शक्ल ले चुका था, जिसकी आबादी लगभग 15% थी, जबकि 7% बताई जाती है 2022 के जाति आधारित सर्वे के अनुसार। इन दो जाति समूहों का गठबंधन नीतीश कुमार का समर्थन आधार बना, जो अब तक कायम है। लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण के खिलाफ, जिसमें मुसलमान और यादव शामिल हैं, उनको 2005 में नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया और लौह कुश वोट बैंक के आधार पर पहली बार सत्ता में आए। कहा जाता है कि जातीय चेतना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तलाश बड़े पैमाने पर बिहार की राजनीति में जातियों को गोलबंद का आधार बनती रही है और संचालित करती रही है। कोयरी और कुर्मी जातियों का राजनीतिक गठबंधन, जिसे लौह कुश समीकरण कहा जाता है, इसकी पटकथा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लिखी गई। 1994 में कुर्मी समुदाय के सदस्यों द्वारा लालू यादव की कथित जातिवादी राजनीति, वादा खिलाफी और समझौता तोड़ने से नाराज इस वर्ग ने
एक विशाल कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया और इसने एक राजनीतिक शक्ल ले ली जिसमें जन सैलाब के रूप में बदल गई। बेटी रोटी का रिश्ता कायम करने से लेकर लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया गया गांधी मैदान में और इस मंच में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को लौकुश का नेता मान लिया गया। पिछले 30 वर्षों से नीतीश कुमार इस समाज के नाम और 19 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है। यही लौकुश समाज आज नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है। खासकर लौ को तो नीतीश कुमार के रूप में प्रतिनिधित्व करने का खूब मौका मिला, परंतु कुछ समाज आज भी इंतजार कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार और लौकुश समाज का नेतृत्व कौन करेगा, इस विकल्प के लिए कई चेहरों को गौर से देखा जा रहा था। लौकुश की विरासत संभालने के लिए इस समाज के लोग चाहे अपने समाज के जिस चेहरे को आगे कर दें और सहमति बना लें, पर नीतीश कुमार के कुर्मी और उनके उत्तराधिकारी की रेस में दर्जन भर नाम शामिल है। नीतीश कुमार के बाद जब बात लौकुश के अगले चेहरे की होती है तो सबसे पहला नाम उपेंद्र कुशवाहा का लिया जाता है। ये राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हैं और स्वीकार्य भी हैं, पर इन पर भी कई बार जिस तरह से दल बदलने, पार्टी बनाने और गठबंधन तोड़ने का ठप्पा लगा हुआ है, नीतीश कुमार ने भी एक और चांस दिया था इनको। प्रयोग ये असफल रहा और जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद लंबे समय तक टिक नहीं पाए और इन्होंने फिर से जदयू छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़े। एनडीए गठबंधन के साथ काराकाट का चुनाव लड़ने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। भाजपा ने अपने कोटे से इन्हें राज्यसभा भेज दिया है। इस तरह से लगातार फैसले बदलने से उपेंद्र कुशवाहा पर जो उनके कोयरी कुशवाहा समाज के लोगों का आंख मूंद कर भरोसा था, उसको झटका लगा है। सम्राट चौधरी इसी कोयरी समाज और उपेंद्र कुशवाहा के घटते जनाधार का उपज बने। लवकुश समीकरण से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प के रूप में इन्हें देखा जाने लगा था और भाजपा ने सामने ला करके नीतीश कुमार वाले लवकुश ब्लॉक को भेदने का प्रयास शुरू किया था। हालांकि क्षमता से ज़्यादा सम्राट चौधरी ने कोशिश तो जरूर किया, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाए क्योंकि 2024 के चुनाव में ये बातें साफ निकल गई। सम्राट चौधरी का प्रयास नाकाफ़ी था। उधर नीतीश कुमार के आँख नाक कान और उत्तराधिकारी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह को भी जेडीयू से बाहर होना पड़ा था। परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, जदयू छोड़कर आरसीपी सिंह भाजपा में गए। वहाँ से आकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लवकुश समीकरण को कस के पकड़े रखने के लिए जो जिद चाहिए और ज़रूरत चाहिए, वो अभी तक किसी में दिखाई नहीं दे रहा था। नीतीश कुमार के लवकुश में भाजपा को सेंधमारी करता देख राजद ने भी मौके पर चौका लगाने वाला काम शुरू कर दिया। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी सफल रहे और सबसे अधिक कुशवाहा राजद में जीत कर आए। लोकसभा में भी अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से सांसद बनने के बाद ये बातें अब कही जाने लगी कि लवकुश समीकरण का जो ये ब्लॉक है वो टूट रहा है। कुशवाहा समाज के कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन के मैदान में उतारा और इस कहानी का एक और पहलू सामने आया कि लालू प्रसाद पर समझौता तोड़ने का जो आरोप लग रहा था, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार कटघरे में खड़े कर दिए गए। कुशवाहा समाज इस बात को लेकर के नाराज चल रहा है कि नीतीश कुमार ने कुर्मी को तो यानी खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन जो तय था, जो समझौता था, उसके अनुसार उन्होंने समझौता को तोड़ा है। संख्या और वोट अधिक होने के बावजूद नीतीश कुमार ने कुशवाहा को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसमें कई नाम जोड़े जाते हैं। राम कुमार शर्मा की बात कर लें, भगवान कुशवाहा की बात कर लें, रामेश्वर कुशवाहा की बात करें, उमेश कुशवाहा की बात करें, या फिर दर्जनों कुशवाहा समाज के जो नेता हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। वहीं कुर्मी समाज के भी दर्जनों नेता हैं। आरसीपी सिंह सहित ये नेता अभी भी नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का विकल्प माना जा रहा था, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी माना जा रहा था और बीच में आपने देखा मनीष वर्मा को भी लेकर के आए, उन्हें भी विकल्प माना जा रहा था। लवकुश का कमान किसे सौंपेंगे नीतीश कुमार, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय और इसकी संभावनाएं नज़र आ रही थी कि नीतीश कुमार अपने बीच से किसी को छांट करके ले आएंगे। लेकिन 1994 में जब कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ था, तब इस रैली को आयोजित कराने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले विधायक सतीश कुमार ने
कई खुलासे किए हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि उस आंदोलन के साथ ही रहे सबके साथ छल किया है। सबसे बड़ी बात कि आज जिस तरह से लवकुश समीकरण के दम पर नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनमें कई लोगों की कुर्बानी शामिल है। जब लवकुश की बात की जाती है तो जगदेव बाबू के सुपुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बिफर जाते हैं। इस समाज के नेता हों या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का कोई भी नेता, वो जगदेव बाबू की शहादत को नहीं भुला सकता है। आज नागमणि ने भी लवकुश को एक साथ लाने और नीतीश कुमार को के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दिया है। अपनी यात्रा के माध्यम से नागमणि कुशवाहा बिहार के नए विकल्प की तलाश में निकल गए हैं। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यात्रा तो नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी कर रहे हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकले हुए हैं। आरसीपी सिंह भी यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक योजना बना करके वो इस वोट ब्लॉक को अपने पाले में करने की कोशिश करे हुए हैं। यानी कहा जाए तो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर लवकुश समीकरण के नए नेता और विकल्प की तलाश शुरू हो गई है। रेस में दर्जनों चेहरे देखना होगा कि कौन किसको पछाड़ता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के लवकुश का उत्तराधिकारी तो इनमें से कोई अपना बनने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी का उत्तराधिकारी असल में कौन बनेगा? बिहार के मुख्यमंत्री की उत्तराधिकारी और कुर्सी का वाजिब जो व्यक्ति होगा, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति होगा, वो कौन होगा? क्या तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को इस रेस से बाहर कर दिया गया है? एक बार फिर से नीतीश कुमार के उसी लवकुश समीकरण से कोई आगे आएगा? सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह को झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि एक चर्चा जो ज़बरदस्त चल रही है कि पार्टी और कुर्सी दोनों को बचाने के लिए नीतीश कुमार निशांत को ला सकते हैं सामने। लेकिन हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने भले ही ट्रिपल सी से समझौता कर लिया हो कुर्सी के लिए, लेकिन अब आगे वो परिवारवाद वाले अपने एंगल से पीछे नहीं हटेंगे। परिवारवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं देने वाले नीतीश कुमार क्या निशांत को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब हम आपसे भी चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही है और 23 तारीख को जब 4 सीटों का परिणाम आएगा और 2 राज्यों के रिजल्ट ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, तो कोई बड़ा फैसला सामने देखने को मिल सकता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।